अगर भाग्य खुलेगा तो पश्चिम बंगाल में भी उसका असर होगा कि नहीं होगा, गौरव भाटिया। और साथ ही साथ यहां तो ओवैसी थे, ओवैसी के साथ आपकी नूरा कुश्ती हुई तो टीआरएस को पटकनी पड़ गई। बंगाल में क्या कीजिएगा, वहां ओवैसी कहां है? रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए, दूसरों की बैसाखियों पर नहीं चलते हैं, हम अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं और एक संदेश पूरे भारत में जाएगा। आजाद के इस चुनाव को गली नुक्कड़ का चुनाव सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से, माफी गौरव जी, ठीक से सुन नहीं पा रहे, इसको दुरुस्त कर लेते हैं जरा। अब हो गई, हाँ, अब देखिए बोल के आवाज ठीक है जी, अब ठीक है, बोलिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि धन्यवाद देते हैं हम ग्रेटर हैदराबाद जो क्षेत्र पड़ता है वहां के नागरिकों के और वोटर के। अभी ये रुझान है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। स्पष्ट ये हो गया है कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम वहां की जनता का विश्वास जीतने जा रहे हैं और कोई चुनाव गली नुक्कड़ का नहीं होता, जैसा वहां पार्टियां कह रही थी। दूसरी बात आपने कहा नूरा कुश्ती। देखिए, अभी अंजना जी कह रही थी बॉक्सिंग रिंग, तो उनके ही इलाके में घुस के नॉकआउट किया है। और क्यों नॉकआउट किया है मैं आपको बताता हूं। हमें किसी और की बैसाखियां नहीं चाहिए रोहित जी और अंजना जी। हम लोग अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं, आम जनता से जुड़ के कार्य करते हैं और हमारे लिए चुनाव मायने नहीं रखते, हमारी विचारधारा मायने रखती है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया? पहला, विकास। नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, अब दक्षिण भारत भी कह रहा है इलू इलू, हमें विकास चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, जो वंशवाद वहां दिखाई देता है, एक ही परिवार पूरा का पूरा ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना लूट लेगा, क्यों भाई? गरीबों का क्या होगा? और तीसरा, सांप्रदायिक राजनीति। जो लोग कह रहे थे तुम्हारी नस्ल खत्म कर दें, उस विकास वाले मॉडल में अब हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना भी शामिल है। उस विकास मॉडल में आप लोगों ने ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये भी शामिल कर दिया है। उसी में आपने कह दिया कि ओवैसी जिन्ना के अवतार है। तो अब तो आपका विकास मॉडल ऐसा है जिसमें ये बातें ज्यादा दबदबे के साथ होती हैं। शायद उनकी आवाज अब नहीं आ रही है। नहीं, अंजना जी आप सुन पा रही? जी जी, सुन पा रहे, बोलिए। अंजना जी, देखिए, विकास का मतलब नहीं है कि हिंदू अस्मिता की बात नहीं होती। और मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था कि पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि हमारी नस्ल खत्म कर दे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, इसका जवाब दिया है। और हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध सब एक साथ रहें, विकास की बात करें। लेकिन प्राथमिकता एक धर्म विशेष को क्यों दी जाती है? ये गलत है, ये संविधान के विपरीत है। और इसीलिए जिन्होंने कानून फाड़ा था संसद के पटल पे, आज जनता ने उनकी राजनीति को फाड़ दिया। श्रवण जी हैं हमारे साथ अभी, श्रवण जी जवाब देंगे इसका। श्रवण जी, यहां पर तो ईवीएम का भी रोना कोई नहीं रो सकता है, पेपर बैलेट से वोटिंग हुई है। ठीक है, लोग वोट जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन लेते हैं। मगर जैसा गौरव जी ने बताया कि और आप भी टिप्पणी दी थी उससे पहले आपकी पहली बयान में कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात आगे लाए थे और यानी एमआईएम का ऑफिस को तोड़फोड़ करने की बात कर रहे थे और भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदलने की बात किए थे। मगर कोई डेवलपमेंट नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली ना एमआईएम लाई है सामने, या नहीं भारतीय जनता पार्टी भी लाई है। दूसरी बात है, इतना बड़ी बात कर रहे बीजेपी नेता लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी लड़ेंगी। पिछले 7 साल में आप किया क्या? आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आप उनका मदद, टीआरएस का मदद लिए थे, जीएसटी के टाइम पे उनका मदद लिए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, एंटी फार्मर बिल्स लाए जब भी उनका मदद लिए थे। और पिछले 7 साल में 1000 बार हम लोग जो है सो पूछे कि ईडी राइट्स होते हैं, सीबीआई राइट्स होते हैं, कर्नाटका में इधर उधर होते हैं, मगर टीआरएस के कोई नेता के घर पे नहीं हुआ आज तक। इसका मतलब है ये अंदरूनी रिश्ता था कल तक। आज जो है सो एक वैक्यूम महसूस किया, उसके वैक्यूम में उन लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट नैरेटिव के जरिए नहीं, सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का के जो है सो भाग्यनगर जैसी मुद्दा सामने लाके जो है सो लोग
लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको वोट मिले तो या तो ईवीएम खराब है या फिर जनता मैनिपुलेट हो गई। किसका होगा हैदराबाद में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी तक के रुझानों के मुताबिक एक बार फिर टीआरएस नंबर 1 की पार्टी बनती हुई, लेकिन दूसरे पोजीशन से एआईएमआईएम को हटाकर बीजेपी अब नंबर 2 की पार्टी वहां पर बन रही है। क्या ये उस हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार का असर है, ध्रुवीकरण है, या फिर ये देखिए जो दक्षिण में आप अक्सर देखते हैं दूध स्नान जिसे कहा जाता है, दूध स्नान केसीआर को कराते हुए आपको दिख रहे हैं। वहां पर उनके कार्यकर्ता गुलाबी रंग जो उनकी पार्टी का रंग है उसका रंग हावी, हालांकि पिछली बार से अगर हम देखें तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक तो ये काफी नीचे होता हुआ दिख रहा है, 99 से 65 पर पहुंच जाना, लेकिन फिर भी एक जीत की परिस्थिति में पहुंचना जिस पर आप ये दूध का स्नान इस वक्त कराते हुए केसीआर को देख रहे हैं तस्वीरों में। एआईएमआईएम दूसरी तरफ उसे भी नुकसान हुआ है, 44 से 34 पर अभी तक के रुझानों के मुताबिक। कांग्रेस सुबह से 1 पर अटकी थी, धीरे धीरे 3 पर पहुंची है और 41 के साथ नंबर 2 की पार्टी बनती हुई बीजेपी। 3 पार्टियां और तीनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दूध का स्नान कराया जा रहा है केसीआर को। चित्रा, 65 के साथ नंबर 1 की पार्टी। देखिए जिस तरह की बढ़त, बिल्कुल जिस तरह की बढ़त अभी देखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सुबह 8 बजे से लगातार दोपहर तक अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए थी और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है तस्वीर इसी तरह से हो, लेकिन अब जब केसीआर की पार्टी अच्छा करने लगी है तो फिर यकीनन अब दूध इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी भी। लेकिन चार मीनार पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक तरफ यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर आरएएफ के जवानों की भारी तादाद में तैनाती की गई है। चारों तरफ अगर नजर डालेंगे, दूसरी तरफ आपको बता दें यहीं पर मक्का मस्जिद है, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ यहां पर ऐसा लग रहा है सैकड़ों की तादाद में आरएएफ के जवानों की तैनाती है और पुलिस बल की भी। आगे आइए, थोड़ा सा पुलिस बल की भी यहां पर तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं उसके बाद से यहां पर जवानों की तादाद भी बढ़ती हुई चली जा रही है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन अपने आप में यह चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई और शुरुआती सफलता, हालांकि जो बैलेट बॉक्स खुले थे उसमें हमने देखा शुरुआती तौर पर बीजेपी जरूर भारी रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 2016 वाला प्रदर्शन, हालांकि उस समय 99 सीटें केसीआर की पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात तो मानी पड़ेगी अंजना, वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से यहाँ के नेताओं के मन में एक डर पैदा कर दिया था। जिस तरह की चुनावी कैंपेन पूरे के पूरे बीते 20 दिनों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है और उसका फायदा भी, क्योंकि 3 सीटों वाली पार्टी अगर लगातार यहाँ पर कभी दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है, कभी पहले नंबर पर पहुंच जाती है, तो यकीनन उसके लिए ये एक बड़ी खबर है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी अगर वो ज्यादा सीटों के साथ हासिल कर लेती है तो उसके लिए 2023 के दरवाजे तक पहुंचना और उसको जोर से खटखटाना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो भी तब जब 2018 में सिर्फ एक विधानसभा की सीट ये पार्टी जीत कर आती है। कुल मिलाकर यहाँ पर दिन चढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसी के साथ यहाँ पर सरगर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। काफी तेज कड़ाके की धूप यहाँ पर पड़ी है। दिल्ली में सर्दी है, मौसम का मिजाज लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अलग अलग, लेकिन यहाँ पर भारी भीड़ और जवानों की काफी ज्यादा मुस्तैदी इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं और यहाँ पर जो मस्जिद है नमाज अदा करने के लिए जुमे की यहाँ पर लोग आते हैं। तो उसके मद्देनजर और आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम और उसी के हिसाब से लोगों की तादाद भी बढ़ती हुई चली जा रही है। अंजना, रोहित। बीजेपी की धमक पर आप दोनों, आशुतोष जी और संगीत रागी जी, बोलना चाह रहे थे। संगीत रागी जी। देखिए, मैं उन संजय जी की बात पर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी का राइट जो है वो रीजनल पार्टीज, अब कांग्रेस उसका दुश्मन नहीं रह गया है, मूलतः रीजनल पार्टीज। और आप देखेंगे कि जो हैदराबाद के चुनाव में भी एक तरफ तो भाग्यनगर का मुद्दा तो था ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात कही और वो कहा कि नवाब निजाम से हमको डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है। ये जो वहाँ पर टीआरएस जो पार्टी है,
आने वाले दिनों में ये रीजनल पार्टी जो है वो उसी नक्शे कदम पर है जिस प्रकार से हमने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बिहार के अंदर लालू जी की पार्टी, यानी कि एक पारिवारिक पार्टी के रूप में रीजनल पार्टियों को हमने पिछले 3 दशक में बनते देखा है। इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि परिवार केंद्रित पार्टियां खत्म होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और जो कि उन्होंने अपने मिशन में इसको लाया भी है कि वो डेमोक्रेसी के लिए ये जो परिवार की जो पार्टी है, परिवार पार्टी के खिलाफ अब हर जगह लड़ेंगे। और एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गया है, पंजाब में आज के दिन में वो अकाली दल के साथ नहीं है। शिवसेना जो एक हुआ करती थी वह भी एक परिवार पार्टी थी, वह भी उससे ये है। अभी जो है वो बिहार के अंदर जो है वो लोजपा थी, तो लोजपा भी अब करीब करीब एनडीए का हिस्सा नहीं रह गई है बिहार के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है जो प्रधानमंत्री ने बिहार के चुनाव जीतने के बाद कहा भी था। तो अगला जो ध्येय होगा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कि तेलंगाना के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई को सिर्फ ओवैसी तक न सीमित करके, और जो वो कह भी रहे हैं वो टीआरएस के खिलाफ भी मजबूती से। आशुतोष जी एक बता दूं, बस मेहमान आ गए 2 हमारे साथ, ठीक है। अनिल यादव आ गए हैं और के शर्मा आ गए बीजेपी से, दोनों से बात करेंगे। आप बोल लीजिए अपनी बात। देखिए, ये नतीजे में तब्दील होते हैं तो पहली बात ये कि निश्चित तौर पर टीआरएस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछली बार 99 सीटें और इस बार 65। अगर ये आंकड़ा रहता है इसका मतलब 34 सीटों का घाटा हो रहा, और ये 34 सीटें सीधे उठ के बीजेपी की तरफ जा रही। 41 पे अगर ये आंकड़ा आता है तो 34 सीटें अगर आप घट के वहां जा रही हैं और वो स्वाप हो रही हैं, इसका मतलब साफ ये है कि कहीं ना कहीं टीआरएस के खिलाफ बीजेपी ने माहौल बनाने में जो कोशिश की थी उसमें उनको कामयाबी हासिल है, और जो वोटर टीआरएस का वोटर था वो दरअसल अब बीजेपी की तरफ टर्न कर। पहली बात ये। दूसरी बात, अब चूंकि सरकार में होने के बावजूद वो अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा लेकर नहीं आ पा रहे हैं, ये उनके लिए दूसरी चिंता की बात। और तीसरी चिंता की बात ये होती है, अगर यही आंकड़े रहते, अगर ये 75 का आंकड़ा नहीं पार करते हैं, उस स्थिति में टीआरएस को तय करना पड़ेगा कि क्या वो ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर मेयर बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर वो ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर अगर मेयर बनाने की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है आने वाले विधानसभा चुनाव की। वकार साहब, इसका जवाब आपसे लेते हैं। अगर यही स्थिति होती है, नतीजों में तब्दील होता है, हाथ मिला लेंगे, देखिए खुलकर इजहार हो जाएगा। देखिए जब सुबह आंकड़े दिखाए आप लोगों ने और रुझान दिखाए, तो उस वक्त भी मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने यही बात कही थी कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें तेज होगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुस्कुरा के कह रहा हूँ, देखिए हंस के कह रहा हूँ कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा ये जो 4 दिख रहा है अंक यहाँ 0 हो जाएगा। इधर क्या रहेगा नहीं पता, लेकिन 4 जहाँ पर है वहाँ 0 हो जाएगा। सवाल नहीं समझे क्या? मेरी बात को लिख लीजिए। वकार साहब, सवाल नहीं समझे क्या? नहीं, मैं सवाल समझ गया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरा जवाब भी आप समझ। अभी कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी है, और यही गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि जो गलती आप लोगों ने सुबह की है वो गलती आप मत कीजिए। आपने जो सुबह आपने जो रुझान दिखाकर एकदम से टीआरपी बढ़ाई, एकदम से पूरे देश में हलचल मचाई, और बीजेपी वाले बेचारे वकार साहब, जो सामने रुझान आ रहे हैं हम दिखा रहे हैं, कोई जानबूझकर कुछ दिखा नहीं देता है। आप लोग जिस तरह से बातों को प्रोजेक्ट करते हैं वो गलत है, इसीलिए मैंने आपको टोका। अब मेरे सवाल पर आइए। या तो आप ये मान रहे हैं कि टीआरएस अपने बलबूते वहां पर बहुमत हासिल कर लेगी, वरना आशुतोष जी के सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या खुलकर कबूल है बोलिएगा टीआरएस के लिए, अगर नौबत अटकती है तो? जी देखिए, इस जवाब को लेने के लिए मैं समझता हूँ आपको एक बेहतरीन प्रवक्ता टीआरएस की तरफ से चाहिए था, वो आपको अरेंज करना चाहिए। मैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असद ओवैसी साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे ये आप बात कीजिए। अरे वही पूछ रही हूँ। वो क्या आप कबूल है बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे वो उनसे पूछ लेंगे। हार नहीं कबूल है, हम हार ही नहीं रहे। अभी धीरे धीरे शाम तक आने दीजिए, अभी तो 1:30 बजा है, शर्मा जी है, अभी शाम होने दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। सुबह जब पोस्टल बैलेट्स खुल रहे थे तो फिर वही बात हुई,
आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, 40 पर पहुंचे हैं। हालांकि पिछली बार से जबरदस्त उछाल जरूर है, लेकिन विपक्ष का कहना है आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम है। अंजना जी, हमने तो सुबह भी ये कहा कि हम संयम और धैर्य के साथ अंतिम परिणाम तक जो है इंतजार करें। और रही बात जो आपको परिणाम वहां पर दिख रहे हैं, अब ये कह देना, एक आरोप लगा देना कि ध्रुवीकरण है, तो ये सब बहुत सामान्य बात है। अपनी हार यदि हमारी बढ़त है और उसको यदि आप कोई आरोपित करना चाहे तो ये शब्द उपयोग कर सकता है। प्रश्न ध्रुवीकरण का नहीं है। आप अंजना जी हमें वहां समझिए, तेलंगाना में हम वहां दक्षिण भारत में अपने संगठन का एक व्यापक विस्तार का कार्यक्रम लेकर पिछले 10 साल से चले। हमने वहां पर एक व्यापक अपने संगठन विस्तार के लिए पहले जो है सदस्यता अभियान चलाया, फिर हमने वहां पर संपर्क अभियान किया, फिर हमने प्रशिक्षण अभियान किया, और बूथ स्तर से लेकर वार्ड लेवल पर कैसे नेतृत्व को उभारा जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण यदि पूरे भारत के राजनीतिक दलों में देखने को आपको मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। इसीलिए हमने इतने प्रभावी ढंग से इस नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लड़ा है, क्योंकि नेतृत्व यहां से उभरेगा, परिवार से विरासत से नेतृत्व नहीं आते, और ये हमारा अटूट विश्वास है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नेतृत्व कैडर से और जमीन से निकलता है। अन्य दलों की स्थिति है कि वो परिवार से विरासत के आधार पर निकालने की बात है। ठीक है, एक बात और कमेंट अपनी बात, एक बार यादव जी से कमेंट तो ले लें, आपने इतना निशाना साध दिया उन पे। मैं संजय जी की एक कमेंट्स को मैं मनसूख करता हूँ, इसके बाद ठीक है, जवाब दीजिए, फिर यादव जी के पास जाएं। बोलिए। संजय जी ने कहा कि जो है भाजपा वहां कांग्रेस की जगह को कवर कर रहे। हम कांग्रेस तो पिछली बार भी 2016 के उसमें जो है 2 सीटों पर वहां खड़ी थी, तो हम उनका नहीं कवर कर रहे। हमने टीआरएस को, जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है, हमने उसको जो है पीछे किया है, उसको 99 से घटा के 6 इस पे लाए हैं, हमें ला रहे हैं। अभी यदि इस अभी के परिणाम पर बात करें, रही बात यदि यही उदाहरण देखना है क्षेत्रीय दलों का जो उन्होंने कहा, तो आप पश्चिम बंगाल में देखें। पश्चिम बंगाल में हमने जो है टीएमसी के लोकसभा के 18 सीट लिए। हमने वहां पर वामपंथ और उसके जो थे, यदि आप कहें तो वो एकदम शिफ्ट हो चुका था टीएमसी में। वहां तो कांग्रेस कहीं थी नहीं, पिछले 30-20 साल से वहां कांग्रेस नहीं। तो वहां पर हमने जो 18 सीट गेन किया, वो हमने वामपंथी जो वहां पर एक प्रमुख दल था, दूसरा जो टीएमसी जो इसके पहले बड़े उसमें सीटें जीती थी, हमने उनसे लिया है। ठीक है सर। तो ये कहना, जहां हाँ ये बात मैं संजय जी की मानता हूं कि जहां पर डायरेक्ट फाइट है हमारे और कांग्रेस की, वहां हम जो है कांग्रेस को शिफ्ट करते हैं अपनी। लेकिन बाकी जगह में, पंजाब में अभी कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट ही कर रहे थे ना आप कुछ समय पहले तक, और आगे भी करेंगे। जी। तब देखा जाएगा कि वहां क्या स्थिति होती है। लेकिन अनिल जी, अब तो कांग्रेस सुबह से लेके अब तक रह गई है। अच्छा, ठीक है, इसलिए अब कांग्रेस तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, अभी जो अपने विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कांग्रेस तो अब कहीं है नहीं, कांग्रेस ठीक है सर, की स्थिति। ओके। लेकिन अनिल जी, सुबह से लेके अब तक कितना उलटफेर हो गया, कितना पानी बह गया। 80 चली गई थी बीजेपी, अब 40 आ गई, लेकिन कांग्रेस 2 से 3 पर ही आ पाई अभी तक। अभी सारा जो डिबेट हो रहा है बीजेपी को लेके डिबेट कर रहे हैं, पर एक चीज आप देखना चाहिए कि आने वाले 1 घंटे के अंदर इनके जो 40 दिख रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि 4 पे आके रुक जाएंगे। बाकी जो समीकरण है इलेक्शन से पहले की बात अगर हम देखेंगे, टीआरएस और एमआईएम एक ही साथ चलने वाली पार्टी है, जो वहाँ पे लोकल राजनीति प्रदेश के अंदर करते हैं वो साथ में मिलके करते हैं। टीआरएस और हमेशा एमआईएम ने बताया है कि टीआरएस का जो स्टीयरिंग है, जो कार का स्टीयरिंग है, वो उनके हाथ में चलता है। चुनाव नतीजे पूरे आने के बाद समीकरण आप देखेंगे, सारे मिलके दोबारा एक साथ एक ही गाड़ी में बैठेंगे। रही बात बीजेपी की, जो पूरे जितने भी प्रदेश के जितने भी मतलब नेता वहाँ पे आके प्रचार करे, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। आने वाले 1-2-3 घंटे के अंदर सारे नतीजे आपके सामने आएंगे। जिस तरह से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस आ जाएगी 40 पे? कांग्रेस आएगी नहीं आएगी वो तो लोगों का जो मतदाता का जो, अब ये तो अच्छी बात होगी सर, मेरे घर में बत्ती नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे घर में अंधेरा है ना, मैं इसी में खुश हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। अंधेरा किसके वजह से हो रहा है वो भी देखना है ना रोहित जी। आपको अंधेरा ये जो माहौल बना रहे लोग यहाँ पे आके,
क्या ऐसे क्या जरूरत आ गई कि सारे देश के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर भाई अगर आपके मुताबिक ये वापस 4 पे ही आ जाएंगे, जो आपने खुद कहा कि 2 घंटे में बदल जाएगा, ये वापस 4 पे होंगे, तो फिर तो कुछ नहीं बदला ना। और कुछ नहीं बदलने में आप मैदान में होके भी नहीं हुए, न 3 में न 13 में। मैदान में हमारा एक बात ये है रोहित जी, हम लोग हमेशा मैदान में थे, मैदान में रहे, मैदान में रहेंगे। पर जिस तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है सारा माहौल की भी, अमित शाह ने खुद आके बोला है कि वो मेयर बनाएंगे, वहां पे आके अमित शाह बोले कि बीजेपी का मेयर बनेगा। वो तो अभी पता चल जाएगा, अभी 1-2-3 घंटे में पता चल जाएगा कौन मेयर बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाई वोल्टेज कैंपेनिंग किया है, आके वहां पे माहौल, तो आप इसी में खुश है कि इनका मेयर तो नहीं बनेगा अमित शाह के कहने के बाद भी, आपको भले 3 सीट आ रही हो। हमारा यहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो हमेशा लोगों के बीच में रहा है, वो रहेगा। लेकिन आप जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का जो माहौल आप सुबह से बता रहे हैं पूरे नेशनल, सर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कुछ आंकड़ा आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। पहली चीज, हम प्रोजेक्ट तब कर रहे होते हैं जब बीजेपी जीत रही होती 4 और हमने लिख दिया होता 40। जब बीजेपी 4 पे आ जाएगी, स्क्रीन पे अपने आप 4 हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड होता है। ये किसी पार्टी दफ्तर से या कहीं आपके उससे कनेक्ट होके नहीं चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटेड है। पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बजाय इसके कि टीवी चैनल पे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि टीआरएस और एमआईएम का तो गठबंधन है, बजाय इसके कि अमित शाह ने तो वहां प्रचार कर दिया था, आपको यह सोचना चाहिए ना कि आपकी ये दुर्गति क्यों है। आप अपने घर पे नहीं देखना चाहते, बाकी सबका पता रखना चाहते कि यहाँ क्या हो रहा है। रोहित जी हमारे घर पे हम जरूर देखेंगे, हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी लीडरशिप है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग हमारा जो काम है वो हमेशा करते आ रहे हैं।